अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज सबसे पहले उस वीडियो लीक का चर्चा करेंगे जो पीटीआई की एक एमएनए एक्स एमएनए का हुआ, जो बेचारी ब्रिटिश नेशनलिटी ख़त्म करके पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में आकर पीटीआई की सियासत की। लेकिन उसी की वीडियो को उठाकर पीटीआई ने खुद ट्रेंड बनाया ट्विटर पर और उस पर तबसरे किए, और कमल शोजूब से लेकर सब ने उस पर तबसरे किए और उसको क्यों इतना वायरल किया, उसकी क्या वजह है। खुद अपनी ही पार्टी के एक एमएनए की उन्होंने वीडियो वायरल की। उसके पीछे कहानी है सास की, क्योंकि एक दिन कबल जो सास की ऑडियो लीक हुई और पूरे मुल्क में उसका चर्चा चल रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पीटीआई ने खुद अपने ही एमएनए की जो है वीडियो वायरल की, और इतनी वायरल की ताकि वो सास वाला कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि वो कहानी नहीं रुकी और इनका सोशल मीडिया पर ये जो मलाइका के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया वो फैल गया, और यूँ सोशल मीडिया पर पहली बार पीटीआई को जो है बड़ी सबकी उठानी पड़ी, उनकी मुहिम इतनी मौसर नहीं रही। उसके अलावा एक और पीटीआई की ज़मान पार्क की जो खबरें तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से एक जो खबर थी जिसको घटिया हरकत भी कहा जाएगा, वो यही थी कि उन्होंने वहाँ जलसे में मौलाना फजल रहमान की डमी बनाकर पेश किया गया और फिर उसके साथ छेड़खानी की गई और उसके साथ बदतमीजियों की एक कहानी शुरू की गई, जिसमें फैसल साहब इनका जो सेनेटर है, एफएम का अनाउंसर, जिसको इसने सेनेटर बना दिया, और इस किस्म के और घटिया लोगों ने वहाँ गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया तरीन गुफ्तगू थी, और वो खुद इमरान खान के मौजूदगी में, और इमरान खान जो खुद उस वक्त बंकर में अंदर बैठकर वहाँ से अपने ही घर में ऑनलाइन गुफ्तगू करते हैं। तो ये बड़ा एक जो है लोगों के लिए है मसला, ये सूरत हाल है इनकी। उसके अलावा एक सबसे बड़ी अहम खबर जो असद तूर ने ब्रेक की और उसकी बाकायदा एक वीडियो भी शेयर की कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब आर्मी चीफ से मिलने रावलपिंडी में गए हैं, उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात की। क्या मुलाकातें हुई हैं और क्या मुलाकात की बातें हुई हैं, कल की ये मुलाकात हुई है। लेकिन आज उस मुलाकात का असर नज़र आया कि आज बंदयाल ने जो अपनी बेंच थी जिसमें वो बैठना था अतर मिन्नाल्लाह के साथ और जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ एक बेंच में, तो वो आज आए नहीं और भी उन्होंने बीमारी का बहाना किया और यूँ बेंच भी तोड़ दिया गया। तो इस तरह ये आज बंदयाल कोर्ट नहीं पहुंचा, तो क्या वजह है, कौन सी बीमारी है, सियासी बीमारी है या हकीकी बीमारी है, या ये सांस वाली जो ऑडियो आई है उसका प्रेशर है। अभी एक दो रोज़ में ये सारी चीज़ें मज़ीद वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। और दूसरी तरफ हुकूमत ने बाकायदा अब जो है हम ख्याल बेंच के साथ मुकम्मल लड़ाई का प्रोग्राम तैयार कर लिया है, और एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम उन्होंने बना लिया है। इसलिए 27 तारीख को यानी कल 27 तारीख को इन्होंने एक इजलास भी बुलाया है कौमी असम्बली का, जिसमें हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लें और उसके बाद वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। और अब बात यह है कि जो पहले फैसला करेगा, जो पहले वार करेगा, कामयाबी उसी की होगी। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने वार कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ ने और सब ने उसको बाकायदा कह दिया है, उसके सपोर्ट कर दी है कि वो अपना काम जारी रखें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके इस ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दूसरी तरफ ये ग्रुप क्यों चाहता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हें पता है कि जो उनके मुखालिफ 7 जज हैं वो आइन के साथ रहेंगे, वो किसी पीसीओ पर हलफ नहीं लेंगे और ये सारे सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाएंगे। और अगर बंदयाल चला जाएगा तो उसके बाद फिर एजाज अल हसन की बारी आएगी, जो लंबी बारी चढ़े उसकी चलेगी, क्योंकि काजी साहब चले जाएंगे, वो भी सारे कोई भी हलफ नहीं उठाएगा माशाल्लाह के आइन पीसीओ के तहत। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि माशाल्लाह लगे तो इनका बचाव हो और ये काजी साहब का रास्ता रोके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माशाल्लाह लगने जा रहा है, क्योंकि ये तो खुद बंदयाल की सास भी कह रही थी कि कम वक्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये माशाल्लाह लगे। तो उसके अलावा
मीटिंग्स जारी हैं, आज भी मीटिंग जारी है, आज भी कैबिनेट मीटिंग हुई है और पार्लियामानी ग्रुप्स की भी मीटिंग्स होगी। उसके बाद फाइनल देखा जाएगा कि सूरत हाल क्या बनती है। दूसरी तरफ एमक्यूएम ने एक बार फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी है और अपने तमाम एमपीएस और एमएनए से रिज़ाइन लिखवा कर अपने पास जमा करा लिए हैं। कल इनके 2 अलग-अलग इजलास हुए हैं, जिसमें राब्ता कमेटी का भी हुआ था और बाद में इनके अरकान पार्लियामेंट का भी हुआ था। इनका बुनियादी मसला ये है कि कराची की आदमशुमारी कम गिनी जा रही है, हमारी आदमशुमारी कम गिनी जा रही है, हमें नुकसान हो रहा है। 2 बार जो है गिनती हो चुकी है, इनकी वजह से 2 मरतबा इसमें टाइम एक्सटेंड भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इनकी गिनती पूरी नहीं हो रही है। ये शायद चाह रहे हैं कि इनको डबल गिना जाए, क्योंकि कराची की आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे इसमें तारकिन वतन हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो बर्मी हैं, बंगाली हैं, बिहारी हैं और बहुत सारा कचरा इसमें जमा है, अफ़गानी भी इधर है। तो ये सारे मिलके तक सवा करोड़ की आबादी जो है पाक कराची में गैर कानूनी जो तारकिन वतन की है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो उनको किस हाल में यहाँ गिना जाएगा, यही सूरत हाल हो रही है। इसकी वजह से ही कराची में मसाइल जन्म ले रहे हैं कि आबादी जो जीनियन पाकिस्तानी आबादी वो कम है और जो गैर कानूनी वहाँ मुकीम है, जिसमें बिहारी, बंगाली, बर्मी हो गए और अफ़गानी हो गए, इनकी तादाद कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है और ये कराची के वसाइल पर कब्ज़ा किए हुए हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत एमक्यूएम की बात को कहाँ तक सुनती है, कहाँ तक उनकी बात पर जो है दोबारा आदमशुमारी इसको दोबारा कराती है मरदमशुमारी, तो ये भी देखना होगा। उसके अलावा आईएसपीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अच्छी खासी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और उसमें 2 टोक अल्फाज में कहा गया है, बल्कि एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था। यूँ कहा जाए कि एक चीफ़ का दूसरे चीफ़ को मैसेज था और चीफ़ की बाद में मुलाकात भी इसी जो सिलसिले की कड़ी रही है और सोशल मीडिया पर जो फ़ौज के खिलाफ बकवास की जाती है, गंद फैलाया जा रहा है बाहर से, जो पीटीआई का शिकागो से जो है इनका बना हुआ है वहाँ एक हब आईटी का, वहाँ से ये प्रोपेगेंडिस्ट हो रहे हैं और वहाँ से फिर इनको कलकत्ता से राह का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है कलकत्ता में मौजूद है और वहाँ से फिर वो इनको सपोर्ट करता है। तो इस सारी चक्कर में जो पाकिस्तान फ़ौज की खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चल रही है, उसकी पजीराई ये लोग करते हैं। उस पर भी बात की गई और बाकायदा नाम लिए गए उन सहाफ़ियों के जो पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं और आईएसपीआर ने कहा कि हुकूमत का काम है कि वो इनको कानून के कटघरे में लाए, सोशल मीडिया को अपने तौर पर अपने कंट्रोल में लाएँ। उसके अलावा कल साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ऑडियो लीक हो गई। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत के दाव पेच सिखा रहे थे और उसको बता रहे थे कि 2010 में यूसुफ रज़ा गिलानी को किस तरह नाअहल किया गया था और उस नाअहली पर पेज नंबर 553 पर जो नुक्ते लिखे हुए हैं उस पर गौर किया जाए और यहीं से रास्ता निकाल कर शहबाज शरीफ को नाअहल किया जाए। इस सिलसिले में एक बाकायदा प्लान बनाएं, क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम इस केस में जो केस चल रहा है पार्लियामेंट का, जैसे पंजाब असम्बली का इंतखाबात का, उसमें किसी के भी वकील नहीं है। अगर वो किसी के वकील नहीं है तो साकिब निसार उसे ये कैसे बता रहे, किस लिए बता रहे थे कि तौहीन अदालत की ये चीज़ें बनानी चाहिए, वो तो किसी का वकील भी नहीं है। तो ये इसका मतलब है ये जो है दामाद का मसला था और दामाद की वजह से पूछा जा रहा था। दामाद की और जो ऑडियो लीक हुई है सास की, उस पर जो है यूथी सहाफ़ी और यूथियों के नज़दीक रहने वाले दानश्वर शदमत से कह रहे हैं कि ये किसी की निजी गुफ्तगू है, उसको रिकॉर्ड किया गया है, ये बड़ी गलत है, ये वो है। रिकॉर्डिंग किसी भी किस्म की करना गलत बात है, लेकिन ये निजी गुफ्तगू हर हाल में किसी हाल में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों औरतों के दरमियान किसी क्लब में जाके बात करने की, चाय पीने की, खाने खाने की बात होती, कोई घरेलू मसले पे बात होती, तो कहते हैं कि ये एक जो निजी मसला है। लेकिन ये तो बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है और कहा कि हमें दोनों जजेस को, यानी आपने दामाद को भी और जस्टिस मुनीब को भी मैंने मैसेज किया था कि ये हम आपके साथ हैं और ये लाखों लोग इमरान खान के जलसों में होते हैं, वो सब आपके लिए दुआएं करते हैं, आप दबे रहें। और आगे से वो जवाब भी दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, इनको ये खुद ही इसमें बता रही है इमोजी बना के, और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं, कोर्ट के केसेस पर ये असरअंदाज की बातें हो रही हैं, तो ये किस तरह घरेलू बातें हो गई? ये घरेलू बातें नहीं हैं।
بلکہ ان دونوں خواتین کو کورٹ میں بلایا جائے اور ان سے وہاں پوچھا جائے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اور کیوں اس کورٹ پہ کس کے جو ہے فیصلوں پر یہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کشمیر کا اجلاس زمان پارک میں بلایا گیا تھا پرسوں، لیکن عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی والوں کو بڑی شرمندگی ہوئی جب ٹوٹل 7 اراکین صرف آئے ہیں، یعنی 31 اراکین تھے آزاد کشمیر میں ان کے، جہاں ان کی گورنمنٹ بنی تھی، لیکن اب صرف 7 اراکین وہاں پہنچے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس طرح پی ٹی آئی کے 24 اراکین ان سے بھاگ گئے ہیں، ان سے غداری کر گئے، بقول عمران خان کے کہ یہ غدار ہیں، تو وہ غداری کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اور یہ خبر ہم نے آپ کو دسمبر میں دی تھی، 31 دسمبر کا میرا بلاگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر میں موومنٹ جاری ہے اور یہ فیبروری مارچ تک کام اتر جائے گا، لیکن اس میں تھوڑی دیری ہوئی کیونکہ اسلام آباد کے بھی چھوٹے مسائل تھے، تو یوں بہرحال یہ اپریل کے دنوں میں وہاں سردار تنویر الیاس کی گورنمنٹ چلی گئی اور اب وہاں ایک مشترکہ حکومت بن چکی ہے جس میں پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ ہے جس میں 24 اراکین ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون ہے، ان تینوں نے مل کر وہاں گورنمنٹ بنائی ہے، اور چھوٹی 2 گروپس ہے، مسلم کانفرنس ہے اور پیپلز پارٹی جموں اینڈ کشمیر یہ بھی شامل ہے، اور ان کا ایک گروپ ہے اور انہوں نے وہاں گورنمنٹ بنا لی۔ اب وہاں مزید آگے جائیں گے اور اس کے آزاد کشمیر کے صدر کو بھی نکال باہر کریں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی خبریں، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔